नमस्कार दोस्तों, मैं क्रम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद क्रम में। और हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। इससे पहले हमने 2-3 अधिनियम पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा 1781 का संशोधन अधिनियम। फिर पढ़ा हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट से संबंधित था। दूसरा हमने पढ़ा 1786 का एक्ट कॉर्नवालिस से रिलेटेड था। कॉर्नवालिस ने जो 2 शर्तें मांगी थी, उनको लॉर्ड विलियम पिट्स ने उनको अप्रूव दे दिया था। उसके बाद पढ़ा हमने 1793 का चार्टर्ड एक्ट। कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार का, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। और फिर हमने पढ़ा 1813 का चार्टर्ड एक्ट। कंपनी का जो 20 वर्ष का एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी और उसके लिए बाजार की जरूरत थी। तो भारत का जो बाजार था वो अन्य व्यापारियों के लिए भी खोल दिया था। तो ये हमने 5-6 अधिनियम पढ़ चुके हैं, और इनको पढ़ने क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट से संबंधित हम कुछ प्रावधान पढ़ेंगे। इससे पहले प्रावधान पढ़ने से पहले हम इसको देखेंगे कि एक्ट से पूर्व की स्थिति क्या थी, फिर इस अधिनियम की विशेषताएं यानी कि इसके प्रावधान, फिर इस अधिनियम का क्या महत्व था और इस अधिनियम की क्या कमजोरियां थी, क्या आलोचना थी, क्या ये सब हम देखेंगे। सीमाएं थी। तो स्टार्टिंग करते हैं पृष्ठभूमि से। इस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की दूर स्थित एक सेंट हेलेना द्वीप था। वो जो द्वीप था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस पर नियंत्रण था, और उस द्वीप को ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाता है। इसी कारण इसी एक्ट के तहत, तो इसलिए इसको सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। ये सब पीटी का क्वेश्चन बन सकता है कि किस चार्टर्ड अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम कहा जाता है, और कुछ नहीं होगा, बस कोई पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, जो भी इससे पूर्व बहुत सारे अधिनियम आए, जैसे कि 1773 से लेकर पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इन सब के अंतर्गत कंपनी के प्रभाव को धीरे धीरे क्या किया गया, कम किया गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रभाव धीरे धीरे कंपनी पर बढ़ता रहा, भारत पर नियंत्रण के क्षेत्र को लेकर। यानी कि अगर हम बात करें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वो कंपनी को रेगुलेट कर रहा था, निर्देशित कर रहा था। लेकिन जैसे ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, विलियम पिट्स जो है कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, और नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो 2 बॉडी बनाते हैं। ऑलरेडी एक बॉडी तो पहले होती है, कोड ऑफ डायरेक्टर, जो कि कंपनी के जो निवेशक है, जो शेयर होल्डर है, उनकी बॉडी होती है। और दूसरी बॉडी विलियम पिट्स बनाते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन दोनों बॉडियों को अलग अलग काम दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल
कंपनी के जो नागरिक, सैन्य, राजस्व संबंधित जो भी गतिविधियां उन सब पर नियंत्रण रखने का काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया जाता है। और कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां है उन पर नियंत्रण, उनको निर्देशित करने, उनकी देखरेख से संबंधित जो भी काम धाम होता है वो सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता है। इन सब की जिम्मेवारी होती है कंपनी को देखरेख करने की, और सारी जो रिपोर्ट होती है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती है, दोनों बॉडी। उसके बाद 1793 का जो एक्ट आता है, और जो कंपनी काम कर रही है भारत में, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद, तो उन सब को गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद के जो भी सदस्य हैं वो सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू आते हैं। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू आते हैं, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको भेजती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत है, विलियम पिट्स द्वारा बनाई गई एक संस्था है। तो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के जो 3 सदस्य थे उन सबको क्या भेजती है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल भेजती है। ऐसे धीरे धीरे जो है कंपनी का प्रभाव कम होता जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी पर अपना प्रभाव बढ़ाती है। तो इसका उद्देश्य प्रशासनिक, जो भारत के अंदर प्रशासनिक मुद्दे हैं उनका समाधान करना था और कंपनी के संचालन पर नियंत्रण स्थापित करना था। कंपनी पर, जो कंपनी का संचालन है उस पर नियंत्रण स्थापित करना था। साथ ही ब्रिटेन के अंतर्गत सुधारवादी प्रक्रिया चल रही थी। ब्रिटेन में सुधारवादी प्रक्रिया या दौर चल रहा था। ब्रिटेन में सुधारवादी प्रक्रिया तो दौर चल रहा था। व्यक्ति के अधिकारों की मांग की जा रही थी, व्यक्ति के अधिकारों की मांग की जा रही थी, ताकि व्यक्ति जो है अपना एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। इससे संबंधित जो भी अधिकार है वे सब मांगे चल रही थी ब्रिटेन के अंतर्गत, जिसका प्रभाव भारत पर भी देखने को पड़ा। तो ये स्थिति थी ब्रिटेन में, ठीक है। और कंपनी पर ब्रिटेन के द्वारा, जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा बार बार जो अधिनियम आ रहे थे उस पर कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा था और अपना प्रभाव स्थापित किया जा रहा था कंपनी पर, ताकि भारत पर प्रशासन की व्यवस्था को सुधारा जा सके। अब बात कर लेते हैं इसके प्रावधानों से संबंधित। पहला प्रावधान यह था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहला भारत का गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। इससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और लॉर्ड विलियम हेस्टिंग बंगाल के क्या बने थे, पहले गवर्नर जनरल बने थे। अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब उसको क्या बना देगा, भारत का गवर्नर जनरल बना देगा, जिसके अंतर्गत सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल की जो विधायिका थी उनसे संबंधित शक्तियों को से वंचित कर देगा। मुंबई और मद्रास के गवर्नर की विधायिका से संबंधित उनको शक्तियों से वंचित कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर था अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिएगा, और बंगाल के यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को अब पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका से संबंधित असीमित अधिकार मिल गए थे। अब जो कार्य होगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, अब उसकी जो कार्यकारी परिषद है वो कार्यकारी परिषद पूरी जो भारत के अंदर का जो ब्रिटिश क्षेत्र है उसके लिए
वह पूरे भारत के लिए क्या बनाएगी, अब विधायिका का काम करेगी। भारत की गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिका है, सॉरी कार्यकारी परिषद है, अब वो पूरे भारत के लिए विधायिका का कार्य करेगी। अब वो पूरे भारत के लिए कानून या नियम बनाएगी। इसलिए वो जो मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर जनरल है, मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर है, उनकी जो विधायिका का जो कार्य होता है नियमों को बनाना, कानूनों को बनाना, उसकी जो शक्ति है उससे उनको वंचित कर दिया गया, क्योंकि ये कार्य अब कौन करेगी, भारत का जो गवर्नर जनरल है उसकी कार्यकारी परिषद यानी कि विधायिका करेगी। अब पूरे भारत के लिए कानून बनाने का काम कौन होगा, भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद करेगी यानी कि विधायिका करेगी। अब इस विधायिका के द्वारा क्या था कि जो भी नियम कानून बनेंगे उन नियम कानून को एक्ट और अधिनियम कहा जाएगा। और इससे पूर्व जो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत जो कार्यकारी परिषद थी उसके द्वारा जो स्थानीय स्तर पर नियम कानून बनाए जाते थे उनको नियामक कहा जाता था। उन नियम कानूनों को नियामक कहा जाता था। अब पूरे भारत के लिए जो कानून बनेंगे उनको एक्ट और या अधिनियम कहा जाएगा। दूसरा, कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियाँ थी उनको क्या समाप्त कर देगा। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर देगा। अब कंपनी क्या बना दी गई, पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय बन गई है। अब कंपनी व्यापारिक गतिविधियों को नहीं करेगी। अब वहाँ पर जो भारत के अंतर्गत कंपनी का जो क्षेत्र है, कंपनी ने जो अपना क्षेत्र विजित करके जीता है, उस क्षेत्र के लिए क्या बन गई, वो प्रशासनिक निकाय बन गई। अब उसकी गतिविधियों व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर देगा। अब उसका केवल और केवल एक कार्य रह गया, प्रशासन करना। अब वो पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई जो कि पूरे भारत पर जो है कानून बनाएगी और नए कानून बनेंगे। उन कानूनों को एक्ट और अधिनियम कहा जाएगा। इससे पूर्व जो कानून बने थे उनको नियामक कहा जाएगा। अब पूरे भारत पर जो है कानून बनेंगे, उन कानूनों को क्रियान्वयन करना है। क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारियों की ज़रूरत है। ठीक है, ये अधिकारियों की ज़रूरत है। इसके लिए क्या किया गया कि सिविल सेवकों के लिए चयन की प्रक्रिया खुली प्रतियोगिता कर दी गई। यानी कि अब जो है सिविल सेवकों का जो चयन किया जाएगा वो खुली प्रतियोगिता के द्वारा किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रतियोगिता में बैठ सकता है अगर वह योग्यता रखता है और अगर वह, लेकिन क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि कोड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये प्रावधान लागू नहीं हो पाया। ये प्रावधान लागू नहीं हो पाया। दूसरा, कंपनी का जो शासन का अधिकार था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। प्रशासनिक निकाय बना दी गई कंपनी पूरी तरह से व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त करते हुए, लेकिन प्रशासनिक निकाय के अंतर्गत भी उसको ये प्रशासनिक कार्य दिया गया पर 20 साल के लिए। और चीन के साथ जो चाय और अफीम का जो व्यापार था उस पर जो एक अधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी ब्रिटेन की कोई भी व्यापारी भारत के अंतर्गत चाय और चीन के साथ चाय और अफीम का व्यापार कर सकता है भारत चीन के साथ। अब उस पर भी कंपनी का एक अधिकार को समाप्त कर देगा। हाँ, कंपनी का 20 वर्ष के लिए प्रशासन का अधिकार बढ़ा देगा। प्रशासन का एक अधिकार बढ़ा देगा, कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर देगा। कंपनी उसी दौरान जो है ब्रिटेन के अंदर सुधारवादी दौर चल रहा था, तो क्या कहेगा कि भारत के अंतर्गत एक विधि आयोग बनाया गया। कानूनों को क्या गया कोडिफाई किया गया, उनको लिखा गया। और दास्ता का प्रावधान भी इसी एक्ट के बाद आया गया भारत के अंतर्गत, दास प्रथा को समाप्त करने के लिए। इंडियन पैनल कोड ये सब इसी एक्ट के बाद बने। ये सब इसी अधिनियम के बाद बने भारत के अंतर्गत। सत्रह सौ जो
साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत कर दिया गया कि कोई भी यूरोपियन भारत में आ सकता है, अप्रवासी यूरोपियन आ सकता है, और संपत्ति ग्रहण पर जो प्रतिबंध लगे थे भारत के अंतर्गत उनको हटा दिया गया। यानी कि भारत के अंतर्गत अब ये यूरोपियन यानी कि ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश व्यक्ति भारत के अंतर्गत संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता है और यहाँ पर रह सकता है, जो अप्रवासी यूरोपियन थे। दूसरा, गवर्नर जनरल को सभी राजस्व और व्यय को नियंत्रण करना था। जो भारत का गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिंक, अब उसको भारत के अंतर्गत सभी राजस्व और व्यय को नियंत्रित करना था, उस पर काम भी करना था। भारत के गवर्नर जनरल को कानूनी सलाह के लिए एक परिषद, एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई, विलियम मैकाले। कानूनी सलाह के लिए परिषद में एक कानूनी विशेषज्ञ की भी नियुक्ति की गई। जो कार्यकारी परिषद थी गवर्नर जनरल की, उसमें एक कानूनी विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई जो कानूनी प्रश्न पर अपनी राय व्यक्त करेगा। तो ये सब प्रावधान थे 1833 के एक्ट के। इसके अंतर्गत क्या गया, केंद्रीकरण का प्रयास किया गया, क्योंकि जो कानून बनाने की जो अलग अलग प्रेसिडेंसी में कार्यकारी परिषद थी, अब उनको समाप्त करके अब कानून बनाने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया, और बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना दिया गया वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उसकी कार्यकारी परिषद को विधायिका संबंधित यानी कानून बनाने संबंधित अधिकार मिल गए पूरे भारत के लिए। और मुंबई मद्रास जैसी प्रेसिडेंसी के लिए जो कार्यकारी परिषद थी, जो विधान बनाती थी, उनकी विधान बनाने की शक्ति को अब समाप्त कर देगा। दूसरा, कंपनी जब पूर्ण रूप से व्यापारिक गतिविधियां बंद कर दी गई और 20 साल के लिए उसको प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। और भारत के अंतर्गत जो अफीम और व्यापार का कंपनी का एक अधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी यूरोपियन या प्रवासी भारत के अंतर्गत संपत्ति अधिग्रहण कर सकता है, खरीद सकता है, यहाँ पर स्टे कर सकता है। ये भी प्रावधान, इस पर लगे प्रावधान थे, इसको हटा देगा। कोई भी अब यहाँ पर संपत्ति अधिग्रहण कर सकता है। तीसरा जो था कि अब जो बंगाल के गवर्नर, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसकी विधायिका के अंतर्गत जो भी अब नियम कानून बनेंगे, उन नियम कानूनों को अधिनियम और एक्ट कहा जाएगा। और इससे पूर्व जो बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद जो नियम बनाती थी, उनको नियामक कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद यानी कि विधायिका के अंतर्गत एक न्यायिक विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाएगी, जो न्याय से संबंधित विवादों का समाधान के लिए अपने सुझाव व्यक्त करेगा। गवर्नर जनरल को सभी व्यय और राजस्व संबंधी नियंत्रण करने होंगे। कार्यों के नियम कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। इसके लिए सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया, बट कोड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो पाया। ये 5-7 जो है प्रावधान थे 1833 के चार्टर्ड एक्ट के। और 1833 का चार्टर्ड एक्ट केंद्रीकरण पर फोकस करता है, क्योंकि इसने सभी जो क्षेत्रीय विधायिका थी, ये गवर्नरों के अंतर्गत जो कार्यकारी परिषद थी, जो विधान बनाती थी, उनको समाप्त करके अब एक ही विधान बनाने की एक ही बॉडी होगी, वो होगी भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत। ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके अंतर्गत जो कार्यकारी परिषद है यानी कि विधायिका है, अब उसकी जिम्मेवारी क्या होगी, पूरे भारत के लिए नियम कानून बनाएगी। और उन नियम कानूनों को क्या कहा जाएगा, एक्ट और अधिनियम कहा जाएगा। ये सब प्रावधान थे। देखते हैं इन प्रावधानों का क्या महत्व था। व्यापार का जो एक अधिकार था वो समाप्त हो गया है। अगर व्यापार का एक अधिकार समाप्त हो गया तो सभी क्षेत्रों में बहुत सारी कंपनियां आएगी और अपना व्यापार करेगी और अपने माल को बेचेगी। इससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो मिनिमम दाम में अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम खरीद पाएंगे, यानी कि मिल पाएगा। इसके लिए ये प्रावधान महत्वपूर्ण है। नंबर 2, केंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। पूरे क्षेत्र के लिए कानून बनाने का कार्य अब भारत के गवर्नर जनरल की विधायिका के पास हो गया। भारतीय जनरल की विधायिका के पास तो नियम कानूनों में एकीकरण आया। नियम कायदे कानूनों में एकीकरण आया। दूसरा,
कानूनों का संहिताकरण किया, उनको कोडिफाई किया गया इस कानून के तहत। तो ये भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसने सभी कानूनों को पुस्तक में क्या किया गया, कोडिफाई किया गया। उनको विधि एक अच्छे तरह से एक नियम के अनुसार उनको को कोडिफाई किया गया। दूसरा, विधायी शक्तियाँ। विधायी प्राधिकरण को गवर्नर जनरल इन काउंसिल के हाथों में क्या कर देगा, केंद्रीकरण कर देगा। यानी कि अब विधान बनाने का काम कौन करेगी, गवर्नर जनरल। यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल है उसकी विधायिका के हाथ में केंद्रीकरण कर देगा। इससे पूरे भारत के में कानूनों का जो है एकीकरण मिलेगा सब आपको। इस सत्र में ये अधिनियम महत्वपूर्ण है। देखते कुछ कमियाँ। नंबर 1, अति केंद्रीकरण। यानी कि सारी शक्तियाँ क्या दी गई, गवर्नर जनरल के हाथों में दे दी गई। सारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के हाथों में दे दी गई। परिणाम क्या होगा, इससे प्रभावी शासन और निर्णय लेने में क्या होगी, बाधा बनेगी। यानी कि पूरा बोझ जो है भारत के गवर्नर जनरल के हाथों में दे दिया गया और उसकी कार्यकारी परिषद और विधायिका के हाथों में दे दिया गया। एकदम से ऐसा करना, इससे क्या होगा, उस पर बर्डन हो गया और इससे क्या होगा, उसकी जो प्रभावी शासन है और निर्णय लेने में उसमें बाधा आएगी। बहुत सारे काम बढ़ा दिए गए उसकी। सेकंड, प्रतिनिधित्व का अभाव। मुंबई और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव रहा। उनमें क्या होएगा, परिणाम क्या होगा, उनके अंदर अलगाव की भावना उत्पन्न होगी। अब सारे काम जो विधायिका के थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल की विधायकों को दे दिए गए। अब वो क्या होगा, उनका कोई जो मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी गवर्नर है उनकी विधायिका है, उनको तो समाप्ति कर देगा विधायिका को। तो क्या होगा, उनमें जो है वो गवर्नर है मुंबई मद्रास के, उनके अंदर क्या होगा, अलगाव उत्पन्न हो जाएगा। उनकी शक्ति को छीन लिया गया, क्योंकि अब सारी शक्ति किसको दे दी गई, भारत के गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद को। नंबर 3, न्यायिक असस्पष्टता। न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में यह अस्पष्ट रहा। जो न्यायिक न्यायालय है उनके न्यायिक क्षेत्र क्या होंगे, उनकी शक्तियाँ क्या होगी, उनको स्पष्ट करने में, क्लियरिफाई करने में यह अधिनियम अस्पष्ट रहा। इससे उनमें बाधा उत्पन्न होगी, संशय उत्पन्न हो जाएगा। नंबर 4, भारतीय भागीदारी पर सीमित प्रभाव। भारतीयों की भागीदारी का अभाव रहा प्रशासन पर, और ब्रिटिश अधिकारियों का क्या हुआ, वर्चस्व बना रहा। तो भारतीयों के लिए तो ये कोई फायदेमंद नहीं रहा ना। तो भारतीयों को तो जो है विधान बनाने की प्रक्रिया में विधायिका में कोई भूमिका ही नहीं रही। विधान बनाने का कार्य किसको है, अंग्रेजों को है। तो प्रशासन में भारतीयों का अभाव, भारतीयों की भागीदारी सीमित ही रही, उनकी कोई भागीदारी नहीं रही। इसलिए ये भी इसकी कई कमियाँ हैं। तो ये कुछ उसकी कमियां थी, कुछ महत्व थे और प्रावधान थे। और इसके संबंधित कोई जो भी दूसरा उसके संबंधित कुछ पृष्ठभूमि थी, इनसे ही संबंधित ये प्रावधान है। तो इनको आसान से याद किया जा सकता है। क्या है कि इसमें ये अधिनियम था, ये पूर्ण रूप से क्या था, केंद्रीकरण की तरफ बढ़ावा दे रहा था। और इसने दिया भी है, क्योंकि विधान बनाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ भारत के गवर्नर जनरल को दे देगा और उसकी कार्यकारी परिषद को। तो संभव है आपको यह अधिनियम जो है इसके जो प्रावधान है आसान से समझ आ गए होंगे। इसको इसे प्रावधान में कोई दिक्कत नहीं रही होगी, और इसके महत्व आलोचना कमी में भी आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। तो आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।